स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। डेमो क्लास तो आपने देख ली होगी। रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे हमने आपको बताए, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। जो पिछले सन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी आपको बताए हमने, और सभी क्वेश्चन ऐसे ही कराए जाएंगे आपको। जो पिछले सन में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले भर्ती में जो पूछे गए सवाल है, वे सब आपको कराए जा रहे हैं। आपको 3 महीने की रणनीति, पूरे 3 महीने तक आपको क्लास मिलेगी और टोटल 60+ क्लास आपको मिलेगी, और इसी में से ही पूछा जाएगा। इनमें से अलग कुछ नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखते ही आपको टॉपिक खोल लेना है अपनी बुक में, कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अपनी आप सेल्फ स्टडी करनी है आपको। बस आपको टॉपिक चेक करना है किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो पिछले सन में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में से पूछा गया क्वेश्चन है, और मेले उत्सव में से पूछा गया क्वेश्चन है। प्रमुख मेले और उत्सव, स्टैटिक जीके में से पूछा गया मेले उत्सव पूछा गया सवाल है। ये आपको टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है, मेले और उत्सव। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, बताइए। इस क्वेश्चन में मिजोरम होगा। एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट उत्सव हैं, वे लिख लीजिए। एक मनाया जाता है लोसर, दूसरा सोलुंग। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद रखना है। ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। अब देखिए असम में बिहू मनाया जाता है। बिहू इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिहू। मिजोरम में एंथोरियम मनाया जाता है, और नागालैंड में हॉर्नबिल, नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है, और तुलुंगी महोत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आपको बिल्कुल स्टैटिक जीके के प्रमुख उत्सव मेले याद रखने हैं। जो भी आपको इंपोर्टेंट लगे अपने बुक से, नोट से आपको याद कर लेने हैं। और मैं जब क्वेश्चन नोट करता हूं तो वीडियो को पॉज करा देता हूं ताकि आपका समय बचे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग से ही करने होते हैं, बुक में नहीं मिलते, और कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, आपको पढ़ते ही आंसर मिल जाएगा। देखिए बताइए इसका आंसर, बताइए। रोटी दालें सब्जी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप आंख मीच के ही कर देंगे। रोटी दालें सब्जियां, रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक, चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक, बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक। तो रोटी दालें सब्जियां इसका आंसर है। ये तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखते ही कर देना है, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए इसको। ऐसे क्वेश्चन होगा तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लिखने का पर्पज बोर्ड पे यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन भी जो आप अपने दिमाग से खुद कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था फॉर्मूले याद कर लेना है और अभिक्रियाओं को संतुलित सोल्व करना सीख लेना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। ऐसी अभिक्रिया, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले जिसके याद होंगे वो ऐसी अभिक्रिया कर पाएगा। देखिए सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है, यह गैस है। तो क्या बोला आपको, सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na, सोडियम और सल्फाइड Na2H, सोडियम सल्फाइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है इसका सूत्र, हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड तनु। तो अभिक्रिया जैसे आप कराते हैं, अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ पर Na सोडियम के कितने अणु हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या निकल जाएगा, देखिए ये ऐसे H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, तो Na पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तो 2 Na है वहां पर, 2 Na, और ये 2 ही Cl है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बचा हुए हैं 2 और S बचा हुआ है, तो H2 हाइड्रोजन 2 बचे हुए हैं और S बचा हुआ है सल्फाइड। तो ये देख लीजिए ये किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, H2S। तो ये पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। चलिए ऐसे आपको अभिक्रिया करनी है, ऐसे आपको
सूत्र याद करने हैं केमिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है। अब शास्त्रीय भाषा क्या होती है? शास्त्रीय भाषा जो 1500 साल से भी पुरानी भाषा है उनको शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है। टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है हमारे पास में अभी तक। तो ये संस्कृत भाषा है जो 1500 साल से भी पुरानी भाषा है। और 11 भाषाएं कौन कौन सी है लिखिए, आपके याद होनी चाहिए। एक तो मराठी, तेलुगु और असमिया, प्राकृत लिखिए, बंगाली लिखिए और लिखिए कन्नड़, मलयालम और लिखिए उड़िया, लिखिए पाली। अब देखिए गिनिए इनको, 1 2 और देखिए कौन सी भाषा है? तमिल। ये टोटल 11 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा है। 11 भाषाएं, इनको आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए इन क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा कमेंट बॉक्स में। हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? बताइए। अब देखिए थर्मामीटर तो आप तापमान मापने में इसका उपयोग करते हैं, तापमान मापने में। स्फेग्मोमैनोमीटर का उपयोग किस में करते हैं वो बताइए? रक्तचाप मापने में, रक्तचाप मापने में। और स्टेथोस्कोप का उपयोग हम करते हैं हृदय की धड़कन मापने में। और स्पायरोमीटर का उपयोग करते हैं सांस लेने की क्षमता मापने में। ये यंत्र आपको याद कर लेने हैं। वीडियो पॉज करके आपको सभी यंत्र पढ़ लेने हैं। आपके पास बुक हो चाहे नोट्स हो, कुछ भी हो, सभी यंत्र पढ़ लीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है यंत्र का। थर्मामीटर, स्फेगोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर। तो ये आपको कभी सारे यंत्र जो इंपॉर्टेंट लगे आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट यंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? निम्न में से किस अपशिष्ट को जीवाणु और मृतक जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता? जीवाणुओं और मृतक जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। कागज विघटित हो जाएगा, कागज विघटित हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लास्टिक विघटित नहीं होगा। जीवाणुओं द्वारा, किसी भी जीवाणु या मृतक जीवियों द्वारा प्लास्टिक विघटित नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। और मलमूत्र ये विघटित हो जाएगा, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। चमड़ा विघटित हो जाता है, चमड़ा विघटित हो जाएगा जीवाणुओं द्वारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा प्लास्टिक। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में जो अपने दिमाग से सोचकर करने होते हैं। ये किसी बुक में भी नहीं मिलते, कम मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के बिल्कुल दिमाग से सोच के ऑप्शन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, पढ़िए और इनका ऑप्शन बताइए क्या होगा। रोलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? अब बताइए रोलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? बताएंगे ऑप्शन। अब देखिए लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन। आपको वायसराय पहले गवर्नर वायसराय टॉपिक याद कर लेना है, टॉपिक पढ़ लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। जैसे फिर क्वेश्चन आएगा वायसराय का, फिर कराऊंगा, फिर रिवीजन होगा आपका, ऐसे आपको पढ़ना है। बिल्कुल टोटल आपको 60 प्लस क्लास दी जाएगी और
साठों क्लास में आपका जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वे सब कराए जाएंगे। पिछले ईयर में जो पूछे गए हैं, पहले जो पूछे गए हैं क्वेश्चन पहले एग्जाम में, इससे पीछे, तो वे सब कराए जाएंगे आपको। लॉर्ड कर्जन के समय 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, ये आप याद रखिए। 1857 ईस्वी की क्रांति। और बताइए 1857 ईस्वी की क्रांति लॉर्ड कर्जन के समय में हुई और कलकत्ता विश्वविद्यालय बना। ये भी लिखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई और कलकत्ता विश्वविद्यालय बना। अब लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में बताइए, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा कांड 1922 और काकोरी टेंट डकैती हुई। (1925) लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ। यह बिल्कुल ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। रोलेट एक्ट पारित तब हुआ जब लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल था, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए लॉर्ड कर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। रेलवे बोर्ड लिखिए, रेलवे बोर्ड का गठन। और लिखिए, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। बस इतना काफी है, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है? हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है? तो ये बताइए, हड्डी किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है? पहले बताइए आप, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आप याद रखेंगे या नोट करके लिख लेंगे, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। बताइए संयोजी उत्तक क्या होते हैं? बताइए संयोजी उत्तक। बताइए संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के उदाहरण बताइए क्या होते हैं? संयोजी उत्तक के उदाहरण जैसे मान लीजिए, जैसे वसा, रक्त, ये संयोजी उत्तक के उदाहरण है। उपकला उत्तक जैसे त्वचा, आंत, ये उदाहरण है उपकला उत्तक के। पेशीय उत्तक यानी मांसपेशी, पेशीय उत्तक यानी मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी। और ये तंत्रिका उत्तक कहलाता है, हड्डी। ये उदाहरण है तंत्रिका उत्तक, हड्डी का उदाहरण है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हड्डी का उदाहरण है तंत्रिका उत्तक। ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग से करने हैं, पढ़ के अच्छी तरीके से करने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? अब देखिए एक क्वेश्चन पॉलिटी से है, दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों क्वेश्चन करेंगे, उनका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक ही क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल जो आसान क्वेश्चन है ये कर देंगे तुरंत देखते ही। SI ये धातु नहीं है, ये भी धातु है और ये भी धातु है और ये भी धातु है। तो
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन क्योंकि उनको देखने से ही पता लग रहा है एक क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तो ऐसे बच्चे हट जाएंगे मेरिट लिस्ट से। तो आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। देखिए अब संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली बताइए, संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। चलिए मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से बताएंगे। देखिए विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता यूके से ली गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पॉलिटी से है, पॉलिटी से पढ़ लेना है कौन सा पार्ट संविधान का कहां से लिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन बताइए क्या ऑप्शन होगा। देखिए पहला क्वेश्चन बायोलॉजी से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन फिर पॉलिटी से क्वेश्चन है। पॉलिटी अच्छी खासी आती है, पॉलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। बताइए वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ये बताएंगे आप। चलिए चलिए बताइए। अब देखिए चार्ल्स, इसका ऑप्शन देखिए चार्ल्स डार्विन, जैव विकास सिद्धांत दिया इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन जैव विकास सिद्धांत दिया। और ग्रेगर मेडल ने वंशागति के नियम का सिद्धांत दिया, ग्रेगर मेडल ने वंशागति के नियमों का सिद्धांत ग्रेगर मेडल ने दिया। डीएनए इसने वाटसन क्रिक ने डीएनए की आणविक संरचना, आणविक संरचना का प्रतिपादन किया था वाटसन क्रिक ने। और विलियम हार्वे ने, बताइए विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने बताइए, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत दिया विलियम हार्वे ने। अब बताइए भारत का कौन सा अनुच्छेद कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बंधित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ऐसा आपको बताना है। चलिए आर्टिकल 21 इसका आंसर होगा, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 मानव के अंगों की तस्करी पर रोक, आर्टिकल 23। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के समय आपको कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, गिरफ्तारी के समय, आर्टिकल 22। और आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 0 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनका कारखानों में, किसी भी कारखाने में मतलब रोक है आर्टिकल 24 में, ऐसे याद कर सकते हैं। तो लिख लीजिए ये इसका ऑप्शन सही होगा। और आर्टिकल 23 मानव अंग तस्करी पर रोक, आर्टिकल 23 गिरफ्तारी के समय कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, कानूनी सलाह लेने का अधिकार। और अनुच्छेद 24
ये आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 0 से 14 वर्ष के बच्चे का कारखानों में निषेध, आप पूरा लिख दीजिए। बस आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछे जाते, लेकिन ज्यादा हल्के क्वेश्चन भी नहीं आते। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दिमाग से करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, बुक से, किसी भी नोट से, बुक से पढ़ने होते हैं। तो चलिए, लास्ट में ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और इनका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को, जो भी वीडियो देख रहा है, कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपको रुलाएगा और एक क्वेश्चन हंसाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और एक क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड है जो हर किसी से नहीं होगा, और जो दोनों क्वेश्चन कर देगा उसका सिलेक्शन निश्चिंत है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल तैयारी ऐसे ही करते रहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़िए और फिर जैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री रिवाइज करिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स रिवाइज करिए। समय तो लगेगा, लेकिन 3 महीने में आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल आप अच्छे पकड़ हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स में। जो जैसे आपकी केमिस्ट्री वीक रहती है, तो मैं केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन देता हूँ लास्ट में केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। और यदि आंसर नहीं पता है तो मैं आते ही बताऊंगा आंसर कल वीडियो में।